हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह से खुद का एक रेडिस जैसा डेटाबेस बना सकते हैं। इस डेटाबेस के अंदर वो सारे फीचर्स नहीं होंगे जो रेडिस ने इम्प्लीमेंट किए हैं, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और बहुत फैंसी भी। और हमें ये जानना है कि इन मेमोरी डेटाबेस कैसे काम करते हैं, हमें किसी की कॉपी नहीं करनी है। सो हम ये देखेंगे कि हम डेटाबेस को कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या क्या कॉम्पोनेंट्स की आवश्यकता है और भी बहुत सारी चीज़ें। इस डेटाबेस का हम नाम रखने वाले हैं पास्ता, क्योंकि पास्ता एक फ़नी नाम है और ये मेरे दिमाग में बस ऐसे ही आ गया। ओके, शुरुआत करते हैं वीडियो की। जब भी हमें कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करनी होती है, फिर किसी भी व्यक्ति को बताना होता है कि हमारे दिल में क्या है, तो हमें उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए? हमें उसको एक्सप्रेस करने के लिए चाहिए एक भाषा। जैसे मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ, या फिर कोई व्यक्ति आपसे इंग्लिश में बात करता है। उसी प्रकार से दो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को अगर आपस में कम्युनिकेट करना है, तो उन्हें भी एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। और वो लैंग्वेज इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, ये मैटर नहीं करता। बस उन्हें एक सेट ऑफ रूल्स के बारे में पता होना चाहिए जिस पर वो दोनों के दोनों एग्री हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश को समझ सकता हूँ या फिर आप इंग्लिश को समझ सकते हैं, इसीलिए क्योंकि आपको इंग्लिश के रूल्स पता है। आपको पता है कि इंग्लिश का सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, उसके बीच में वर्ब आता है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। या फिर आप जब एक सेंटेंस लिखा देखते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो आपको पता चल जाता है कि यार एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सामने वाला हमसे कुछ पूछना चाहता है। या फिर जब एक फुल स्टॉप लगा होता है तो हमें पता होता है कि एक असर्टिव सेंटेंस है। या फिर जब नॉट लगा होता है तो हमें लगता है कि एक नेगेटिव सेंटेंस है। उसी प्रकार से हर भाषा के कुछ नियम होते हैं। यहाँ पर हमने दो चीज़ें सीख ली हैं कि हमें कंप्यूटर प्रोग्राम से बात करने के लिए भी एक भाषा चाहिए और हर भाषा के कुछ रूल्स होते हैं। भाषा के इन रूल्स को या इन सेट ऑफ रूल्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। ओके, प्रोटोकॉल से फॉर एग्जांपल मैं किसी देश का प्रधानमंत्री हूँ और मैं किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूँ, तो हमारे बीच में एक सेट ऑफ रूल्स है। हम ऐसे ही जाके गले नहीं मिलने लगेंगे, है ना। हम मोदी जी नहीं है। बट हमें क्या करना पड़ेगा? सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कि मैं अपने जहाज़ से उतरूँगा, फिर मेरे लिए गाड़ी आएगी, उसके बाद उस देश का फॉरेन मिनिस्टर हो सकता है मुझसे आकर पहले ग्रीट करे, उसके बाद हो सकता है कुछ ब्यूरोक्रेट्स आए मेरे पास, उसके बाद जाकर मुझे उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से या फिर प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर एक सेट ऑफ रूल्स है हमारे पास, एक प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा प्रधानमंत्री से बात करने के लिए या फिर उनसे मुलाकात करने के लिए। उसी प्रकार से दो कंप्यूटर्स को एक सेट ऑफ रूल्स चाहिए कि भाई मैं अगर ये मैसेज भेजूंगा तो उसका मतलब ये होगा, आप पहले मुझे ये वाला मैसेज भेजेंगे, फिर इसका मैं आपको ये रिस्पॉन्स भेजूंगा, फिर आप मेरे को ये रिप्लाई भेजेंगे। ओके, इस तरह के जितने भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनको मोटा मोटा कहेंगे यहाँ पर प्रोटोकॉल। ओके, प्रोटोकॉल। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग वर्ड हमें दिखाई दे रहा है, रेडिस तो है ही जिसकी हम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो है सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सीरियलाइजेशन का जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है डी सीरियलाइजेशन। ओके, मेरे मन में कुछ बात आ रही है, फॉर एग्जांपल आज मैं बहुत दुखी फील कर रहा हूँ, फिर आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए मेरे को एक लैंग्वेज की ज़रूरत है। ओके, मेरे अंदर जो थॉट्स चल रहे थे मैंने उनको एक्सप्रेस कर दिया इसी लैंग्वेज में। तो इस लैंग्वेज में कन्वर्जन को, जो भी मेरे मन में डेटा है, ओके, मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, जिस भी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं डी सीरियलाइजेशन। और जब आप मेरी बात सुनेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि आप सोचिए एक लाल टमाटर के बारे में। ओके, मेरे मन में ख्याल आया लाल टमाटर का, जिसे मैंने आपको हिंदी में कहा कि आप लाल टमाटर के बारे में सोचिए। आपके दिमाग ने इस सेंटेंस को सुना और उसने एक लाल टमाटर को विजुअलाइज किया। तो आपने क्या किया? मेरे मैसेज को डी सीरियलाइज किया और उसके बाद आपने इसी टमाटर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ये बहुत फास्ट हुआ तो हमें पता नहीं चलता कि इतना सब कुछ होने जा रहा है। बट कंप्यूटर के केस में हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है। आप हर चीज़ का एक टाइम कॉस्ट होता है, हर चीज़ का एक कंप्यूटेशन कॉस्ट होता है। डीसीरियलाइजेशन का मतलब है कि किसी इनकोडेड वैल्यू को डिकोड करना, और सीरियलाइजेशन का मतलब है किसी डिकोडेड वैल्यू को इनकोड करना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब रेडिस हमारा जो प्यारा सा डेटाबेस है वो फॉलो करता है हमारे एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। फॉर एग्जांपल, आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, ये हमारा CLI है, CLI का मतलब क्लाइंट, और ये हमारा सर्वर है।
हमारा CLI की रिक्वेस्ट करता है हमारे सर्वर से और हमारा सर्वर उसको एक रिस्पॉन्स भेजता है। ओके, अगेन यहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है कि आप मुझे क्या मैसेज भेजेंगे तो मैं आपको क्या रिस्पॉन्स भेजूँगा। उसका एग्जाम्पल हम अभी थोड़े ही समय में देखेंगे। बट आप सोच सकते हैं कि यार रेडिस में तो पाइपलाइंस भी होती हैं, जब हम बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ भेज देते हैं और फिर हमें रिस्पॉन्स उसका बाद में मिलता है। वो एक स्पेशल केस है, उसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। जब हम अपने डेटाबेस में पाइपलाइनिंग कर रहे होंगे तब हम बात करेंगे कि पाइपलाइन हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं उन सेट ऑफ रूल्स की जिसकी मैंने आपसे शुरुआत में बात की, जो कि है हमारी रेडिस प्रोटोकॉल। बाय द वे, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये एक एब्रिवेशन है, रेस्प रेडिस सीरियलाइजेशन प्रोटोकॉल। ओके, आप इसके बारे में और जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं या फिर मैं वीडियो में इसका एक लिंक भी डाल दूंगा। अगेन हम प्रोटोकॉल में आते हैं। अब जब हम इंसान बात करते हैं ना, तो हम पॉजेस का इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँगा कि आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा रुकूंगा और उसके बाद से एक नया सेंटेंस बोलना शुरू करूँगा। बट हम कंप्यूटर के केसेस में पॉजेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजेस से हमारा मतलब है ये नहीं कि हमने बहुत सारे मैसेजेस, एक बहुत लंबा मैसेज एक भेज दिया कंप्यूटर को और उसके बाद हमने कुछ सेकंड्स का वेट किया या कुछ मिली सेकंड्स का वेट किया, उसके बाद हमने नेक्स्ट मैसेज भेजा, तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि अरे यार ये मैसेज ना अभी एंड हो गया है। कंप्यूटर को एक्सप्लिसिट टर्मिनेशन चाहिए होता है किसी सेंटेंस का। जैसे अगर हम इंग्लिश को लिखते हैं तो हमें फुल स्टॉप की ज़रूरत होती है, या फिर हमें एक्सक्लेमेशन मार्क की ज़रूरत होती है, या फिर हमें क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत होती है। उसी तरह से हमारी ये जो रेडिस की प्रोटोकॉल है, इसे एक टर्मिनेटर की ज़रूरत है जो हमें ये बताए कि यार ये मैसेज ना ख़त्म हो गया है, आप इसको प्रोसेस करना शुरू कर दो। जिस टर्मिनेटर का हम इस्तेमाल करते हैं वो है /r और /n, जो आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं। ये दो सिंबल से मिलकर बना हुआ है, /r जिसका मतलब होता है कैरेज रिटर्न, ओके, और /n। अगर आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है तो आप इसको तो बखूबी जानते होंगे, ये है न्यू लाइन फीड, ओके, या फिर कहेंगे लाइन फील्ड। इसको हम क्यूमुलेटिवली बोलेंगे /r/n या फिर कैरेज रिटर्न और लाइन फील्ड CLRF। ये एक टर्मिनेटर है जो कि हम लिनक्स में इस्तेमाल करते हैं। ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या होगा। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है, ओके, ये लाइन मुझे पता है कि यार यहाँ पे ख़त्म होती है। /r का मतलब होता है कि भाई आपकी ये लाइन ख़त्म हो गई है, आप इससे पीछे आओ, ओके, उस मोमेंट पर आओ, उस वैल्यू पर आओ जहाँ पर ये लाइन शुरू हुई थी। ओके, ये लाइन कहाँ शुरू हुई है? यहाँ पर, इस पॉइंट पे। और /n का मतलब है कि इस पॉइंट से एक नया लाइन आप बना दो, ओके, एक नया लाइन हमें यहाँ पर चाहिए। अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ और /n और /r और /n का मेरे पास कमांड आता है, तो उसका मतलब है कि पहले पीछे जाओ फिर यहाँ पर आओ। ये लिनक्स का एक मैकेनिज्म है न्यू लाइंस को ऐड करने के लिए या फिर नई लाइंस को ऐड करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में। बट हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि रेडिस में हमारी जो रेस्ट प्रोटोकॉल है उसके अंदर सिर्फ ये एक टर्मिनेटर की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ओके, यहाँ पर मैं एक हम बात करना भूल गए हैं कि रेडिस की जो प्रोटोकॉल है, रेडिस जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग 15 से 20 साल पुराना डेटाबेस है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो सेट ऑफ रूल्स वो 15 साल पहले इस्तेमाल कर रहे थे वो अभी भी कर रहे होंगे। बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, बहुत सारे फीचर्स ऐड होते हैं। इस प्रोटोकॉल के 3 मेजर वर्जन्स हैं, ओके, रेस्प 1, रेस्प 2 और रेस्प 3। ओके, इस हमारी जो सीरीज़ है या फिर जो हम डेटाबेस बनाएंगे उसमें हम इस्तेमाल करेंगे उसकी लेटेस्ट प्रोटोकॉल रेस्प 3 का। बट अगर आप चाहते हो कि आपका जो डेटाबेस है वो ज़्यादातर रेडिस क्लाइंट के साथ कंपैटिबल हो, तो बेटर रहेगा कि आप रेस्प 2 का इस्तेमाल करो। बट इस वीडियो के लिए हम रेस्प 3 का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें बस देखना है कि यार एक डेटाबेस कैसे बनता है ना। रेस्प 2 और रेस्प 3 में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़े जो रिस्पॉन्स टाइप्स हैं उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस आएगा कि रेस्प 2 किसी मैसेज का रिप्लाई एरे डेटा टाइप में करता था और जो हमारा ये रेस्प 3 है वो मैप डेटा टाइप में करता है। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, अवेलेबल होगा बहुत ही आसानी से। कूल।
जैसा कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में एक वैसे इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, ओके। हमारी जैसे कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में एक नियम है कि जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो तो उसको जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे द प्रोटोकॉल भी लिखा हुआ है, तो मैंने द का जो टी है वो कैपिटल रखा है, या फिर यहाँ प्रोटोकॉल का पी कैपिटल है ना कि स्मॉल है। वैसे ही हमारा जो रेडिस प्रोटोकॉल है उसका एक नियम है कि जो भी आपका मैसेज होगा, जो भी आप मैसेज भेजने वाले हो, उसका पहला कैरेक्टर या फिर कहीं की पहला बाइट हमेशा उस पेलोड के टाइप को बताएगा कि ये पेलोड जो मैं भेज रहा हूँ इसका जो डेटा है वो डेटा किस टाइप का है, ओके। इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, बट अभी आप ध्यान में रखिए कि ऐसा एक रूल हमारे पास है। एक और प्रॉपर्टी जो है वो रेस्प की है, वो है ये है कि एक प्रीफिक्स्ड, एक लेंथ प्रीफिक्स प्रोटोकॉल है। लेंथ प्रीफिक्स प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हम अपने सर्वर को बता देते हैं कि हमें कितना लंबा एक मैसेज भेजने वाले हैं, ओके। ये बट आप कह सकते हो यार इसकी आवश्यकता क्या है, क्योंकि हम टर्मिनेटर का इस्तेमाल तो कर रहे हैं ना। मतलब मान लेते हैं कि मैं उसको लिख कर भेजता हूँ दिस इज़ अ car/r/n, तो ये पूरा का पूरा मैसेज हो गया, ओके। अब उसको क्या करना है, उसको बस ये देखना है कि /r और /n कब तक आता है, और उसके बाद का जितना भी डेटा है उसको प्रोसेस कर देना है। बट अगर आप सोचो कि अगर मैं सर्वर हूँ तो मेरे को पूरा का पूरा डेटा आइट्रेट करना पड़ेगा, मेरे को सर्च करते रहना पड़ेगा कि यार ये सीक्वेंस मेरे को कब मिल रहा है, ओके। अगर हम एक लीनियर सर्च की एल्गोरिथम लगाएं, और ये कितना इनएफिशिएंट वे है चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए। इसीलिए रेडिस में इन्होंने लेंथ प्रीफिक्स मैसेज का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि मैसेज की शुरुआत होने से पहले हम बताते हैं कि ये मैसेज कितना लंबा होने वाला है, ओके। ये मैसेज मान लेते हैं कि मान लेते हैं एक वर्ड है हमारे पास हेलो। अगर मैं हेलो भेज रहा हूँ तो मैं बता दूंगा कि हेलो की लेंथ कितनी है, 5 है। तो मेरे को पता है कि 5 कैरेक्टर्स के बाद या 5 बाइट के बाद मेरे को /n मिलेगा, तो मैं डायरेक्टली टर्मिनेटर पर जंप कर सकता हूँ और मैसेज को प्रोसेस कर सकता हूँ, ओके। अगर मेरे को अब मेरे पास 2 इन्फॉर्मेशन आ गई है, ओके। मेरे को पता है कि डेटा टाइप क्या है, ओके, और डेटा टाइप के बाद उस डेटा के अंदर कितने बाइट्स अवेलेबल है, वो डेटा कितना लंबा होने वाला है, ओके। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास जो रेडिस के जो मैसेजेस हैं उसमें बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, तो हम डेटा टाइप्स को अब एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर एक और जो बात है वो ये कि एक टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है, मतलब इस प्रोटोकॉल में हम आस्की कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नॉर्मल इंग्लिश के कैरेक्टर्स होते हैं उन सब चीज़ों का, ओके। मुझे नहीं पता था यार ये कैसे आया, कूल। अब हमारे पास ये रेडिस का पेलोड आ गया है, ओके। रेडिस के पेलोड टाइप्स आ गए, तो अभी हम एक एक करके इनको एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप इनके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रेडिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएं, उस पर जाकर आपको इनके बारे में और गहराई में पढ़ने को मिल सकता है। अभी हम सिर्फ इतना ही जान रहे हैं जितना हमारे काम का है, और मैंने इसमें सारे के सारे डेटा टाइप्स भी इंक्लूड नहीं किए हैं, उतने जितने कि मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, सिर्फ उतना ही यहाँ डेटा टाइप्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कूल। जो सबसे पॉपुलर हमारा डेटा टाइप है वो है हमारी सिंपल स्ट्रिंग। सिंपल स्ट्रिंग जैसा कि सिंपल है, कुछ नहीं है इसका, मतलब इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके अंदर। इसकी जो फर्स्ट बाइट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर मैसेज की शुरुआत में हमें उसका मैसेज टाइप बताना होगा, और मैसेज टाइप हम कैसे बताएंगे, एक स्पेशल बाइट का इस्तेमाल करके। इस केस में वो बाइट है प्लस, ओके। उसके बाद हम आता है हमारा कंटेंट। कंटेंट का मतलब है डेटा जो हमें शेयर करना है, या फिर जो हमें सर्वर भेजने वाला है, फिर जो हमारा क्लाइंट हमें भेजने वाला है। उसके बाद फिर हमारा टर्मिनेटर आ जाता है, ओके। ये हर मैसेज के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कूल। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, प्लस ओके। तो प्लस यहाँ पर हमें बता रहा है कि हमारी एक सिंपल स्ट्रिंग है, ओके हमें बता रहा है कि मैसेज में कंटेंट क्या है, और ये हमारा टर्मिनेटर आ गया। अब आप कह सकते हो कि यार आपने तो कहा था कि हमारे जो रेडिस के मैसेजेस होते हैं वो प्रीफिक्स लेंथ होते हैं, इसमें लेंथ का है। सिंपल जो स्ट्रिंग है उसके अंदर लेंथ टाइप नहीं है। उसका रीज़न शायद ये है कि उनको वो सिंपल स्ट्रिंग सिर्फ उन्हीं केसेस में भेजेंगे जब उन्हें लगेगा कि यार जो हमारी स्ट्रिंग है वो बहुत ही छोटी होने वाली है, ओके। हो सकता है इसकी लेगेसी रीजंस भी हो जिसकी वजह से उन्हें ये करना पड़ा। फिर हमारे पास लेगेसी रीजंस का मतलब है कि क्योंकि रेडिस मैंने कहा कि 15 से 20 साल पुराना डेटाबेस है, तो उनको
बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो एकदम से फटाक से अपना कोड चेंज नहीं कर सकते, वरना जो पुराने क्लाइंट है वो फटने लगेंगे। ओके, इस चीज़ से बचने के लिए वो क्या करते हैं कि थोड़ी बहुत चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। इस तरह के कुछ कमियाँ कोड बेस में या फिर प्रोटोकॉल्स में छोड़े जाते हैं। ऐसा कंपनीज में भी होता है। ओके, आप पुराने गलतियों को एकदम से नहीं सुधार सकते, थोड़ा टाइम चाहिए होता है उसके लिए। सो अगेन हमारे पास एक और नया टाइप है जिसका नाम है सिंपल एरर। सो ये भी एक स्ट्रिंग टाइप है, इसके अंदर भी हम स्ट्रिंग से भेजने वाले हैं, बट ये किसी एरर को डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी गलत प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर लिया। ओके, गलत प्रोटोकॉल का मतलब क्या है ये हम थोड़ी देर बाद जानेंगे अभी। ओके, अभी मान लेते हैं कि हमारे सर्वर में किसी भी तरह का कोई भी एरर आ गया। ओके, सो एरर को की स्टार्टिंग कैसे होगी, एक माइनस बाइट से, उसके बाद एरर टाइप होगा। ओके, एरर टाइप का मतलब क्या है कि वो हमें मोटा मोटा बताएगा कि इस एरर की क्लास क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे तरीके के एरर हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 1/0 लिखता हूँ, ओके, अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड करता हूँ तो एक मैथमेटिकल एरर हो गया। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कैरेक्टर x को किसी नंबर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया, एक सेमेंटिक एरर हो गया। ओके, मतलब हम रैंडमली एरर के टाइप्स बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमें एरर का टाइप बताएगा, और यहाँ पर ये एक कंडीशन है कि ये जो एरर का टाइप होगा ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा। उसके बाद एक स्पेस होगा, उसके बाद एरर का कंटेंट होगा। ओके, और उसके बाद /r/n। कूल। सो अगेन मेरे ख्याल से क्योंकि एरर का जो कंटेंट है वो बहुत ही छोटा होने वाला है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर भी प्रीफिक्स लेंथ का इस्तेमाल नहीं किया है। सो यहाँ पर हमारा /r आ गया, यहाँ पर हमारा /n आ गया, हमारा टर्मिनेटर आ गया, ये हमारा स्पेस हो गया, ये हमारा एरर का टाइप हो गया, ये एरर का कंटेंट हो गया कि असल में एरर क्या है, और ये हमारा माइनस साइन हो गया। इंटीजर्स को हम किस तरह से भेजेंगे, इंटीजर्स को भेजने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करेंगे एज अ फर्स्ट बाइट। उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि यार इसकी ये एक नेगेटिव नंबर है या फिर पॉजिटिव नंबर है, बट अगर कोई सिंबल नहीं है सो हम, बट ये जो प्लस माइनस का साइन है ये ऑप्शनल है। अब मुझे कैसे पता कि ये ऑप्शन है, अगर आप चाहे इस शीट को देखें या फिर आप किसी भी इन जनरल कंप्यूटर साइंस के डेटाबेस को पढ़ेंगे तो आपको हमेशा ये सिंबल ज़रूर दिखाई देगा, है ना, ये छोटे वाला ब्रैकेट, सॉरी मतलब ये ऐसा लेस देन का साइन और ये ग्रेटर देन का साइन, और ऐसे ये बड़े वाला ब्रैकेट और ये बड़े वाले ब्रैकेट्स आपको दिखाई देंगे। सो कोई भी चीज़ अगर इस ब्रैकेट के अंदर लिखी होती है इसका मतलब होता है कि मैंडेटरी है, आपको भेजना ही भेजना है। बट कोई भी चीज़ अगर इसके अंदर लिखी होती है इसका मतलब ये है कि आप इसको कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, मतलब कि ये ऑप्शनल भी हो सकता है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर एरर टाइप इस तरह से इस छोटे वाले कॉलम इसमें लिखा हुआ है लेस देन ग्रेटर देन के बीच में, इसका मतलब ये है कि ये आएगा ही आएगा या फिर आपको भेजना ही भेजना पड़ेगा। बट क्योंकि बड़े ब्रैकेट्स के अंदर है इसका मतलब ये कि एक ऑप्शनल वैल्यू आ भी सकती है और नहीं भी। और जैसा कि मैथ्स के रूल जानते हैं, अगर किसी नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं लिखा होता तो हम उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। सो अगेन हम भेजेंगे कॉलन, हम भेजेंगे प्लस या माइनस जो कि ऑप्शनल होगा, और उसके बाद हम भेजेंगे वैल्यू, उसके बाद हमारा प्यारा सा टर्मिनेटर। ओके, अगेन वैल्यू यहाँ पर मैंने इन छोटे मोटे जो हमारे को जो ब्रैकेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया है, तो ये एक मैंडेटरी वैल्यू बन जाती है। एग्जाम्पल ये 26 यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है, -5 जो कि एक नेगेटिव नंबर है, यहाँ पर हम इसको प्लस भी कर देते तो ये पॉजिटिव बन जाता। कूल। सो अब हमारे पास आने वाला है हमारा फेवरेट, जिसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं जिस डेटा टाइप का, वो है बल्क स्ट्रिंग। सो एक बल्क स्ट्रिंग क्या है, बहुत ही लंबी स्ट्रिंग हो सकती है। ओके, रेडियस जो बल्क स्ट्रिंग की लेंथ है वो बताता है कि यार मैं कैप कर दूंगा 1512 मेगाबाइट्स पे, मतलब आधे GB की तक की आप एक बल्क स्ट्रिंग भेज सकते हो, उसके बाद रेडियस एक्सेप्ट करने से मना कर देगा आपको। ओके, सो इसका फॉर्मेट क्या है, अगेन कोई भी बल्क स्ट्रिंग हमारी जो है वो डॉलर के साइन से शुरू होती है, उसमें एक लेंथ होता है। ओके, लेंथ की कितने कैरेक्टर्स होने वाले हैं, उसके बाद हम इसे एक टर्मिनेटर हम यहाँ लगा देते हैं। ओके, और एक टर्मिनेटर हम यहाँ लगा देते हैं, और उसके बीच में क्या होता है हमारा डेटा। अब सिंपल स्ट्रिंग और
बल्क स्ट्रिंग में एक फ़र्क तो ये होगा कि बल्क स्ट्रिंग जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि बहुत ही लंबी होने वाली है। दूसरा एक हमारा इसमें फ़ायदा और है कि बल्क स्ट्रिंग किसी बाइनरी स्ट्रिंग को भी कंटेन कर सकती है। इसके अंदर स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि सिंपल स्ट्रिंग में एक रूल, अगर मैं सिंपल स्ट्रिंग को प्रोसेस कर रहा हूँ तो क्योंकि मेरे पास लाइन नहीं है तो मैं इसको प्रोसेस कैसे करूँगा? भाई मेरे पास प्लस आया, मेरे को पता चल गया कि सिंपल स्ट्रिंग है, मेरे को कैरेक्टर पढ़ते रहने पड़ेंगे जब तक /r और /n ना हो। ठीक है, ऐसा मुझे करना पड़ेगा। बट मान लेते हैं किसी मैसेज में मेरे को एज अ कंटेंट /r ही भेजना है या फिर /n ही भेजना है, तब क्या होगा? ओके, तब तो मेरा जो ये सिंपल स्ट्रिंग की प्रोटोकॉल है वो कंफ्यूज हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाएगा कि यार चल क्या रहा है यहाँ पे। ओके, सो सिंपल स्ट्रिंग में एक और जो रूल है जिसके बारे में जो हमने चर्चा नहीं किया वो ये है कि इसके अंदर आप बाइनरी कंटेंट नहीं भेज सकते। ओके, जितने भी हमारे ASCII कैरेक्टर्स होते हैं आप सिर्फ वही भेज सकते हो इसके अंदर। ओके, बट बल्क स्ट्रिंग में आप कुछ भी भेज सकते हो, मतलब कुछ भी। मतलब उसका रीज़न क्या हुआ कि क्योंकि ये प्रीफिक्स लेंथ है तो मेरे को सिर्फ यहाँ तक मेरे को पता है कि यार मैंने एक बार लेंथ पढ़ ली है ना, मेरे को पता है कि लेंथ से आगे मुझे 2 कैरेक्टर्स में टर्मिनेटर मिलेगा। ओके, उसके बाद मेरे को डेटा मिलेगा। ओके, और उसके बाद मेरे को फिर से एक टर्मिनेटर मिलेगा। कूल, ये बात हम समझ रहे हैं। सो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं। $, उसके पास 5 है जो हमारे मैसेज का लेंथ है, हमारा टर्मिनेटर है, उसके बाद एक और टर्मिनेटर है और बीच में हमारा हेलो है जिसकी लेंथ है 5। ओके, 5। उसके बाद हमारा जो डेटा टाइप है उसका नाम है एरे। एरे बहुत ही पॉपुलर डेटा टाइप है हमारा। मैं ये भूल रहा हूँ कि ये रेस्प 2 में भी था या नहीं, रेस्प 2 में होगा ये। ओके, सो हमारा जो एरे है नॉर्मल एरे की तरह है। मान लेते हैं कि आपको कोई मैसेज भेजना है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ओके, सो एक एलिमेंट इसका हेलो है, एक एलिमेंट उसका वर्ल्ड है, तो उसको आप किस तरह से भेजोगे? आप स्टार का इस्तेमाल करोगे। अगेन उसके बाद हमें बताना पड़ेगा कि हमारे एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं। यहाँ पर हमारे एरे के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो मैं इसको भेज दूंगा *2। ओके, उसके बाद हमारा एक टर्मिनेटर होगा और उसके बाद से हम एलिमेंट्स को स्टार्ट कर देंगे। अब ये एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिंग्स ही होंगे, ये नंबर भी हो सकते हैं। मतलब ये जो हमारा एरे ही हेट्रोजीनियस है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर सारे स्ट्रिंग्स ही स्ट्रिंग्स आएंगे। हो सकता है आप एक नंबर भेज दो, उसके बाद आप एक स्ट्रिंग भेज दो। ओके, सो हमारा एक हेट्रोजीनियस एरे है। हेट्रोजीनियस का मतलब ऐसा एरे जिसके अंदर मिक्स्ड डेटा टाइप हो सकते हैं, और होमोजीनियस एक ऐसा एरे है जो कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के डेटा टाइप्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोलैंग में या फिर सी में या फिर जावा में जो एरेज होते हैं वो हमारे होमोजीनियस होते हैं, उसमें हम एक ही तरह का डेटा टाइप भेज सकते हैं। बट पाइथन के एरे में आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब पाइथन तो छोड़ के बारे में बात नहीं करता, ठीक है। सो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं हम कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है। स्टार का मतलब है कि एरे शुरू हो रहा है, 2 का मतलब है एरे की लेंथ 2 है, फिर हमारा टर्मिनेटर है। फिर हमें पता चल रहा है कि हमारा जो पहला एलिमेंट है वो एक बल्क स्ट्रिंग है जो कि हमने अभी पढ़ी है, ठीक है। ये हमें इस डॉलर से पता चला। उसके बाद ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ 5 है, फिर टर्मिनेटर आया, फिर हमारा 5 कैरेक्टर की स्ट्रिंग आई, फिर हमारा टर्मिनेटर आया। ओके, सो अब हमें पता चल गया कि हमने यहाँ तक एक एलिमेंट को कंज्यूम कर लिया है। ओके, अब आप सोच रहे होगी कि यार ये प्रोग्राम बनाना भी कितना आसान है इसका। ये जो लेंथ है हमारी, ये हमारी बहुत सारी चीज़ों को आसान कर देती है। हमारा नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो भी एक स्ट्रिंग ही है, जो क्योंकि बल्क स्ट्रिंग है जो कि डॉलर से शुरू होती है, जो कि 5 कैरेक्टर लंबी है। यहाँ पर हमारा टर्मिनेटर है, यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग है, और यहाँ पर हमारा दोबारा से टर्मिनेटर है। कूल। सो जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है हमारा नल डेटा टाइप। नल का मतलब, नल डेटा टाइप हमारा रेडिस कब भेजेगा? जब मान लेते हैं कोई स्ट्रिंग है हमारी, कोई की है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो भेजें क्या? ठीक है, नल भेजेंगे। नल भेजने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक अंडरस्कोर का इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा हाइफन जैसा लग रहा है बट ये है अंडरस्कोर। ओके, सो नल भेजने के लिए रेडिस क्या करेगा? एक अंडरस्कोर भेजेगा और /r/n। कूल। बूलियन वैल्यूज़ आप कैसे भेजोगे? बूलियन वैल्यूज़ भेजने के लिए आप हैश का इस्तेमाल करोगे और उसके बाद फिर आप ट्रू या फॉल्स भेज दोगे। उसके बाद आपका टर्मिनेटर होगा। अगेन ये छोटे वाले कोड्स में है, इसका मतलब ये है कि मैंडेटरी है
ये नहीं है कि आपने हैश हैश स्लैश आर एन भेज दिया तो उसका मतलब ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैंडेटरी इन दोनों में से कोई एक वैल्यू भेजनी है। टी का मतलब ट्रू, एफ का मतलब फॉल्स। मैप का मतलब, सो मैप मेरे ख्याल से RASP 3 में एक नया डेटा टाइप आया, ये हमारे उसमें नहीं आता था, जो हमारा RASP 2 था। तो ये RASP 3 में नया है। मैप की शुरुआत होगी परसेंटाइल से, और उसके बाद आप हमें बताएंगे एंट्री काउंट क्या है, मतलब इसके अंदर कितने की वैल्यू पेयर्स होने वाले हैं। ओके, हमारे इस एग्जाम्पल में 2 की वैल्यू पेयर्स हैं। उसके बाद हमारा टर्मिनेटर आएगा और फिर उसके बाद हमारे एलिमेंट्स आते चलेंगे। यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ना ही तो एरे में और ना ही तो मैप्स में जब मैसेज ख़त्म हो रहा है तो हम नल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मतलब एक कोई ऐसा नहीं है कि इस मैसेज टाइप के ख़त्म होने के बाद भी एक नल कैरेक्टर एक टर्मिनेटर आएगा, जो कि बाकी डेटा टाइप्स के साथ ऐसा केस नहीं है। फॉर एग्जांपल बल्क स्ट्रिंग के लास्ट में आपको एक टर्मिनेटर हमेशा लगाना पड़ता है, लेकिन एरेज के लास्ट में आपको एक टर्मिनेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो यूजलेस है। क्योंकि हमें पता है कि यार हम एक एरे पढ़ने वाले हैं और हर एलिमेंट के पास पहले से ही एक टर्मिनेटर होने वाला है, और हमें ये भी पता है कि हमें कितने एलिमेंट्स पढ़ने हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक लेट से मैं यहाँ पर कहता है कि यार लास्ट में आपको एक ये लगाना पड़ेगा, तो वो यूजलेस होता। सेम चीज़ हमारी मैप्स के साथ भी है, सेम चीज़ हमारी सेट्स के साथ भी होने वाली है। सो ये हमारे प्यारा सा मैप है। ये हमारा एंट्री काउंट है, ये हमारा टर्मिनेटर है, और फिर की वैल्यू पर आने लगते हैं। अगेन ये हमारा जो मैप है ये हेटेरोजीनियस है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हर वैल्यू का टाइप स्ट्रिंग ही हो या फिर इंटीजर ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। इतनी लिबर्टी हमें रेडिस ने दी है, इतना रूल्स वो कोई हम पे इन्फोर्स नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल %2 ये मैप टाइप है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर हमारा टर्मिनेटर आ गया। अब हम बात करते हैं हमारा पहला की है, वो एक सिंपल स्ट्रिंग है क्योंकि वो प्लस से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आ गया हमारा की, उसके बाद की यहाँ एंड हो गई। फिर हमारा आता है :1/r/n। ओके, कॉलन का मतलब ये एक इंटीजर है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो एक इंटीजर टाइप की है। वो इंटीजर कौन सा है, वो 1 है, और यहाँ पर ये इंटीजर खत्म हो जाता है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट सेकंड की है वो एक सिंपल स्ट्रिंग है जिसका कंटेंट सेकंड है, जो यहाँ टर्मिनेट हो जाती है, और उसकी वैल्यू भी एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 2 है, और यहाँ पर वो टर्मिनेट हो जाती है। सेट्स भी मेरे ख्याल से हमारी RASP 3 के अंदर ही आया है। सो सेट्स एक एरे टाइप ही डेटा स्ट्रक्चर हो गया, बट इसका रूल ये है कि इसके अंदर हमेशा सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ ही होंगी। ओके, तो हमें ये इन्फोर्स करना पड़ेगा, मतलब जो भी पार्टी भेज रही है उसको देखना चाहिए कि सेट के अंदर हमेशा यूनिक वैल्यूज़ आ रही है। इसकी यूटिलिटी क्या है, सच कहूँ तो मैं भी नहीं जानता, और हम इसे अभी इम्प्लीमेंट भी नहीं करेंगे। तो ये हमारा सेट हो गया। टिल्ट हो गया, टिल्ट का मतलब हो गया कि अगर टिल्ट आया तो ये एक सेट है। वही अगेन टिल्ट, एलिमेंट काउंट, और फिर उसके बाद एलिमेंट, जैसे कि एरे के साथ होता है। सो ये हमारे कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो कि हम अपने पास्ता में इम्प्लीमेंट करेंगे। बाय द वे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पास्ता पसंद है, क्योंकि मैंने तो बस 2 तरीके का खाया है, रेड और वाइट। कूल। सो नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब मान लेते हैं कि मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ। ओके, मेरे को तो कुछ डीबगिंग वगैरह करना है ना, और मेरे को रेडिस से बात करनी है, तो मेरे को ये सब चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए ना कि यार ये सब इतना लंबा सा इसका कुछ प्रोटोकॉल है। सो इस तरीके की डीबगिंग वगैरह को करने के लिए रेडिस ने कुछ स्पेशल कमांड्स का प्रोविज़न किया, जिनको हम कहते हैं इनलाइन कमांड्स। अब इनलाइन कमांड्स का मतलब क्या होता है कि ये स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग होती है। ओके, स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग होती है, और ये किसी भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि हमारी जो ये इनलाइन कमांड है वो एक स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग है, और इसमें हम टाइप इंडिकेशन नहीं करते। जैसे कि अगर मैं कोई नॉर्मल रेडिस की कमांड भेज रहा हूँ तो मेरे को उसका टाइप बताना पड़ता है कि यार ये एक लंबी वाली स्ट्रिंग आने वाली है, इसके अंदर ये डेटा टाइप्स होने वाले हैं। बट इनलाइन कमांड में क्योंकि डीबगिंग पर्पज से बनी हुई है और इसको हमें सिंपल रखना पड़ेगा, उसको हम इनलाइन ही छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो पिंग कमांड होती है लिनक्स में, पिंग पोंग एक बहुत ही जनरल सा कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर साइंस में या फिर कहीं की नेटवर्किंग में,
कि आप एक साइड पिंग भेज दिया, दूसरे वाली जो साइड है वो पोंग भेजती है। ये बेसिकली कि लाइवलीनेस चेक होता है कि जो सामने वाली पार्टी है या फिर सामने वाला जो सिस्टम है वो हमारे को रिस्पॉन्ड कर पा रहा है या फिर हम उससे रीचेबल हैं। ओके, सो क्लाइंट हमें भेजेगा पिंग और सर्वर हमें भेजेगा पोंग, क्योंकि क्लाइंट हमारा मासूम सा है, उसकी को ज़्यादा नहीं पता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो वो नॉर्मल पिंग लिख कर भी भेज देगा तो ये चल जाएगा। ओके, ऐसे ही हमारा सर्वर जो है, बट सर्वर हमारा उसको पता है कि यार ही हैज़ टू प्ले विद रूल्स। ओके, सो वो रूल्स के साथ जाएगा, एक सिंपल स्ट्रिंग भेजेगा जिसका कंटेंट पोंग होगा और उसके बाद एक टर्मिनेटर भी लगा होगा। ओके, सो बट जो हमारी इनलाइन कमांड्स है वो बहुत ही छोटे समय के लिए हमारे काम आ सकती है कि अगर हमें सिर्फ थोड़ा डीबगिंग वगैरह करना है या फिर लाइवलीनेस चेक करनी है तो उस केस में हम इनलाइन कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर मेरे को थोड़ा लंबा सेशन चाहिए, मेरे को पता है कि यार मैं आधा घंटे तक इस कनेक्शन पे कनेक्टेड रहूँगा, मैं इस पर बहुत सारी कमांड्स भेजने वाला हूँ, मैं रेडिस सच में यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं पहले उससे एक हैंड चेक करूँगा। अब हैंड चेक की हमें क्या ज़रूरत है? सो फॉर एग्जाम्पल अब हैंड शेक को आप कह सकते हो कि यार एक किसी मीटिंग का एजेंडा है। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए ना कि मीटिंग में क्या हो जा रहा है, यहाँ पर क्या क्या डिस्कस होने वाला है। जैसे कि मेरे पास एक एजेंडा होना चाहिए कि यार यहाँ पर हम ये और ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, और हमारे पास हम अपने और भी रूल सेट कर सकते हैं यहाँ पे कि यार हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है, इसमें हर बंदा 5-10 मिनट बोलेगा, इस तरह से 6 लोग बोलेंगे। तो एक तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम क्या क्या बात करने वाले हैं और हम कैसे कैसे बात करने वाले हैं, हमने ये भी डिसाइड कर लिया। सो बेसिकली हम एक एजेंडा टाइप कुछ बना रहे हैं और इसको हम क्या कहेंगे, एक हैंडशेक। अगर मैं रेडिस से कनेक्ट करने जा रहा हूँ तो मैं उसको बताऊँगा कि रेडिस भाई देख, मैं ये चाहता हूँ तुझसे, ठीक है, और मैं इस तरह से चाहता हूँ। ओके, सो रेडिस में हैंडशेक करने के लिए अगर हमें रेडिस को असल में इस्तेमाल करना है और रेडिस से एक फ्रूटफुल कनेक्शन स्थापित करना है तो हमें एक हैंडशेक को परफॉर्म करना पड़ेगा। हैंडशेक के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है हेलो कमांड। ओके, सो हेलो कमांड भी हमारी एक इनलाइन कमांड की तरह इस्तेमाल हो सकती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा फसाड लिख कर ही भेजें, ठीक है। एक सिंपल स्पेस सेपरेटेड एक जो हमारी स्ट्रिंग है वो हो सकती है। सो यहाँ पर हेलो हमारी कमांड है, उसके बाद कुछ ऑप्शनल फील्ड्स हैं इसके लिए। ओके, अगेन क्योंकि ये बड़े ब्रैकेट के अंदर है इसलिए ऑप्शनल है। सबसे पहला जो फील्ड है वो क्या है, वो है प्रोटो ओवर। उसका मतलब ये होता है कि मिनिमम ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा। अगर मैं क्लाइंट हूँ तो मैं उसको बताता हूँ कि भाई मैं कौन कौन सी प्रोटोकॉल समझता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट शायद से ये रेस्प 2 पर सेट होता है, बट आप रेस्प 3 पर इसको सेट कर सकते हो। ओके, हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसको रेस्ट 2 पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक ऑप्शनल फील्ड भेज सकते हो ऑथ के नाम से। ऑथ का नाम हो सकता है कि अगर आपने अपने रेडिस में ऑथेंटिकेशन इनेबल किया हुआ है कि भाई ऐसे ही कोई भी मुंह उठा के कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, हमें एक यूज़र नेम चाहिए और हमें पासवर्ड भी चाहिए। ओके, सो ऑथ के बाद आप क्या भेजोगे, यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि स्पेस सेपरेटेड होगा। उसके बाद आप भेजोगे हमारा सेट नेम। सेट नेम कुछ भी नहीं है कि आप अगर थोड़े नार्सिसिस्ट टाइप के इंसान हो, आप चाहते हो कि यार सब कोई मेरे नाम से बुलाए, तो आप अपना नाम सबको बता सकते हो कि अरे मेरे को देवांश बोलो या फिर मेरे को राहुल बोलो या फिर मेरे को अमन बोलो। सो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि हम इस कनेक्शन का यूनिक नाम सेट कर सकते हैं और ये हमारी काफ़ी हेल्प कर सकता है डीबगिंग में, है ना। हम लॉग चेक कर सकते हैं कि यार ये जो एरर आया ये कौन से वाले कनेक्शन से आया। क्योंकि अगर आपके पास 5 कनेक्शन है तो उन 5 में से किसकी वजह से फेलियर आया, अगर हम ये नाम को सेट कर देंगे तो हमें डीबगिंग में हेल्प मिलेगी। कूल, सो हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हम हैंडशेक किस तरह से करेंगे। ओके, सो हमें उसे एक इनलाइन कमांड हेलो भेजने वाले हैं। ओके, हेलो के अंदर मैं 3 भेजने वाला हूँ एज एन प्रोटो ओवर वैल्यू। प्रोटो ओवर मतलब कि मैं उसको कहने वाला हूँ कि भाई मैं रेस्प 3 का इस्तेमाल करूँगा। ओके, और ये सारी बातें सुनने के बाद जब ये कनेक्शन हमारा एक्सेप्ट कर लेगा हमारा रेडिस का सर्वर, तो वो हमें एक मैसेज भेजेगा। अब उस मैसेज के अंदर क्या क्या हो सकता है,
उस मैसेज में होगा एक की, इसका नाम होगा सर्वर, उसमें सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन होगी। जैसे कि ये आउटपुट जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ये असल की रेडिस सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन है। तो वो आपको क्या रिटर्न कर रहा है, खुद का ही नाम, ठीक है। फिर वर्जन कि वो कौन से वर्जन पे काम कर रहा है। फिर प्रोटो मतलब कि कौन से वाली प्रोटोकॉल से वो आगे बातचीत करेगा। तो हमारा जो सर्वर है वो मान गया है, ठीक है, तीसरी प्रोटोकॉल के लिए। मान लेते अगर मैं यहाँ पर हेलो 4 लिख कर भेजता, ओके, तो मेरे को यहाँ पर एक एरर मिलता है ना, ये एरर जिसका नाम शायद होता है प्रोटो एरर। अगर मैं ठीक हूँ तो हो सकता है इसका कुछ अलग नाम हो, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। कूल। सो नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, कनेक्शन का आईडी। अगेन ये डिबगिंग हमारी हेल्प कर सकता है। मोड मतलब कि सर्वर कौन से वाले मोड में काम कर रहा है अभी। स्टैंडअलोन का मतलब ये है कि हम क्लस्टरिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेडिस क्लस्टर के साथ भी आता है, बट हम एक स्टैंडअलोन सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये एक ही सर्वर है जिससे हम कम्युनिकेट करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इसके रेप्लिकाज हैं या फिर हम एक मास्टर स्लेव मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। फिर हमारे पास आता है रोल मतलब कि इस सर्वर का रोल क्या है। क्योंकि हम स्टैंडअलोन का इस्तेमाल कर तो हम मास्टर ही हैं, ओके। मॉड्यूल्स, क्योंकि रेडिस मॉड्यूल्स ही सपोर्ट करता है, तो वो बताते हैं कि इस समय मेरे पास कौन कौन से मॉड्यूल्स या कौन कौन से प्लगइन लोडेड है। मैंने क्योंकि मेरा एक जो सर्वर था वो बहुत ही नाइव था, तो इसलिए एम्प्टी है, ओके। सो ये हमारा जो एक रिस्पॉन्स होगा। इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है मैप, क्योंकि आप रेस्ट 3 का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप रेस्ट 2 का इस्तेमाल करते तो ये भी एक एरे की तरह ही आता आपका, ठीक है। एरे का पहला एलिमेंट होता है सर्वर, दूसरा होता है रेडिस। तो क्लाइंट अंदाज़ा लगाता है कि यार जो पहला एलिमेंट आ रहा है ना वो हमारे की है, और फिर जो नेक्स्ट है वो वैल्यू है। ऐसे ही S2 मतलब कि जो K2 है वो हमारी नई की है, और जो हमारी V2 है वो हमारी नई वैल्यू है, ओके। सो कुछ ऐसा होता है K1 V1 K2 V2। कूल। अभी भी इसी तरह से आएगा, बट क्लाइंट किस तरह से इसको प्रोसेस करता है वो थोड़ा अलग है, बट डेटा आप मोटा मोटा उतना ही भेजते हो, ओके। सो ये हमारा मैप टाइप है। सो इतना प्रोटोकॉल हम अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हमारे खुद के रेडिस में, जिसका नाम होगा पास्ता DB।